हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सत्यम कुमार मिश्रा है और ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है। मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन करता हूँ। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला लेक्चर है जिसपे हम पॉलिटी पढ़ाएंगे। ये मेरे बारे में लिखा हुआ है, जो मैंने बोला वही। पॉलिटी पढ़ने के दो तरीके होते हैं कि हम ना आपको आर्टिकल वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर दें। सबसे पहला तरीका होता है कि हम आर्टिकल 1 से लेकर के आपको पढ़ाना स्टार्ट कर दें और आगे बढ़ते चले जाएं। मगर उसमें क्या होगा ना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी ना है कि जो आर्टिकल 1 है वो आसान हो और आपको समझ में आ जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है नए बच्चों के लिए, कि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और वो जो एग्जाम में बराबर आते हो और उन्हें पढ़ने में अच्छा लगे, थोड़ा सा आसान हो। तो मैंने भी जहाँ पढ़ा था वहाँ पर सर ने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया था और सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया था उन्होंने, पार्लियामेंट से पढ़ाया था। तो वो भी जैसे मैं बच्चों के साथ बैठकर पढ़ता था, तो सब सारे बच्चे ने बोला कि सही से पढ़ाया सर ने। मगर अगर ये चैप्टर प्रेसिडेंट से स्टार्ट होता तो उन्हें समझने में ज़्यादा आसानी होती। तो आज मुझे पढ़ाने का मौका मिला, मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम था, तो मैंने सोचा पॉलिटी पढ़ाऊँ। तो पहला चैप्टर मैं प्रेसिडेंट से पढ़ाता हूँ। स्टार्ट करते हैं। जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करता है उसे तो नॉर्मल छोटी छोटी जो बातें हो तो पता होंगे ही, कि राष्ट्रपति के पास क्या क्या शक्तियां होती, क्या क्या अधिकार होता, जैसे कि वो भारत का पहला नागरिक होता, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया राष्ट्रपति। ये तो सबको पता ही होगा। राष्ट्रपति क्या होता है, हेड होता है इंडियन स्टेट का। इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि वही यूनिटी, इंटीग्रिटी और स्ट्रेंथ के प्रतीक होते हैं भारत के। जो जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करता है उसे ये सब तो पता होगा, छोटी छोटी बातें बस बता दे रहे हैं एक नजर में कि आपको हल्का सा ध्यान रहे। और राष्ट्रपति का वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से है, आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक राष्ट्रपति का वर्णन है। तो हम यहाँ पे ऐसे पढ़ा सकते हैं, आपको आर्टिकल 52 पहले बताया, फिर आर्टिकल 53 बताया, फिर ऐसे ऐसे करते करते 78 तक बताया आपको। मगर क्या होगा ना कि पहले हम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते, फिर जाकर के लास्ट में हम आर्टिकल वाइज जैसे होगा वो आपको बताते चले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको एक चीज यहाँ पे दिक्कत आ रही होगी कि आपने तो पढ़ा था भारत एक देश होता, भारत देश है भाई। तो यहाँ पर हमने पॉलिटी में लिखा कि हेड ऑफ इंडिया स्टेट। भारत एक कंट्री जब होता है तो यहाँ पर हमको कंट्री लिखना चाहिए था ना, बहुत बड़ा है। यहाँ पर हमको कंट्री लिखना चाहिए था मगर हमने लिखा स्टेट। तो पॉलिटी में सबसे पहले हमको यही समझना है कि स्टेट क्या होता है। पॉलिटी के लैंग्वेज में हम स्टेट किसे बोलते हैं, सबसे पहले यही हमें समझना है कि स्टेट क्या है। जनरल लैंग्वेज में तो अभी तक आप लोग पढ़ते आ रहे थे, इंडिया इज ए कंट्री, बिहार, उसके अंदर बिहार वगैरह वगैरह स्टेट, और उसके अंदर छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट होते। कि ऐसा कोई संस्था जो चलाया जाता, जैसे मान लो कि हमारा कोचिंग है जिसमें बहुत सारे टीचर्स होते, बच्चे होते, एक पूरी व्यवस्था होती। जहाँ भी कोई एक इंडिपेंडेंट व्यवस्था वाला जगह हो जिसका बाहर से कोई कंट्रोल ना हो, उसे पॉलिटी में स्टेट बोलते हैं। जैसे कि कंट्री, कंट्री एक संप्रभु चीज है, इसका बाहर से कोई कंट्रोल नहीं है, तो स्टेट बोलते हैं। जैसे स्टेट मान लो एक बिहार, बिहार का अपना सीएम होता, अपने पूरे मंत्रिमंडल होते, अपना पॉपुलेशन होता, वहाँ के नागरिक, वहाँ के जो रहते हो क्या पहले सबसे पहले क्या बोलते, जो बिहार में रहते। तो बिहार भी अपना एक क्या हो गया, एक अलग स्टेट हो गया। जैसे कि एक स्कूल हो गया, मानो आपका घर ही है, आपके घर में आपके फैमिली वाले होते, आपके मम्मी होते, पापा होते, वो भी एक स्टेट हो गया, वो आपका स्टेट हो गया। एक स्कूल हो गया, वो स्टेट हो गया। तो पॉलिटी के लैंग्वेज में सबसे पहले समझना जरूरी है कि स्टेट क्या होता है। तो आपने समझा स्टेट क्या होता है। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही। आगे हमने देखा सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी और स्ट्रेंथ। अगर भारत में एकता बनी हुई है तो उसका जिम्मेदार कौन है, हमारा राष्ट्रपति। अगर हमारा देश अखंड है, उसका जिम्मेदार कौन है, राष्ट्रपति। अभी मणिपुर वाला घटना हो रहा, अगर उसमें मानो कि बोला जाए कि गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है, हमें सेना उतारना, तो सेना बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के उतर जाएगा क्या मणिपुर में। ज्यादा से ज्यादा पार्लियामेंट क्या कर सकता, हमारा संसद की आदेश देगा कि हमें सेना उतारना, मगर उस डॉक्यूमेंट पे, उस कागज पे साइन राष्ट्रपति का होना आवश्यक है। तो हमारे एकता का प्रतीक कौन है भाई, राष्ट्रपति। हमारी शक्ति कौन है, सुदृढ़ता का प्रतीक कौन है, राष्ट्रपति।
और आर्टिकल 52 से 78 में इसका सारा कुछ का वर्णन दिया हुआ है, पर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट आगे क्लियर करते हैं, फिर लास्ट में क्या करेंगे, आपको बता देंगे आर्टिकल 52 क्या है। अगर आप पढ़े रहोगे तो आपको बड़ी आसानी होगी समझने में। सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होता। तो राष्ट्रपति के ये मैंने अपने बुक से ले लिया है। एक्चुअली पीपीटी बनाने का मेरे पास उतना टाइम नहीं था, हमको खुद क्लास करना होता है, इस कारण मैंने बुक से ही सारे डॉक्यूमेंट ले लिए। मैंने खुद चटनी कर रखा है, आपको समझ दिखाई दे रहा है सही से तो ठीक है, वरना मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। बड़ा नहीं, एक्चुअली पहली बार डिजिटल बोर्ड यूज कर रहे हैं, इस कारण ठीक से यूज करने नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती। मतलब यहाँ पे पहला शब्द आया पॉलिटी में निर्वाचन, जो हमें समझना है, और दूसरा शब्द आया प्रत्यक्ष। होता तो यहाँ पर हम सबसे पहले निर्वाचन देख लेते हैं। जैसे कि हमारा पार्लियामेंट होता है, ये सब हम आगे बताएंगे, बस अभी थोड़ा सा निर्वाचन समझाने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं। पार्लियामेंट में कितने सदन होते हैं? एक लोअर हाउस होता है, और एक क्या होता है, अपर हाउस होता है। लोअर हाउस को क्या बोलते हैं हिंदी में? निचला सदन। अपर हाउस को उच्च सदन बोलते हैं। लोअर हाउस लोकसभा, और अपर हाउस क्या होता? राज्यसभा। टोटल कितने होते थे पहले? 552 हुआ करते थे। 552, जिसमें से 550 क्या होते थे? चुनकर आते थे, और दो जो होते थे नॉमिनेट होते थे। जो चुनकर आते थे उन्हीं को बोला जाता था निर्वाचित, जिसको क्या करते थे? जनता चुना करते थे। और जो दो मेंबर्स को राष्ट्रपति क्या करता था? नॉमिनेट करते थे, उन्हीं को बोलते हैं नामांकित। निर्वाचित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं इलेक्टेड बोलते हैं, और नामांकित को क्या बोलेंगे? नॉमिनेटेड बोलते हैं। तो जब आपके सामने पॉलिटी में आए निर्वाचित, तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि निर्वाचित और नामांकित दो चीज होता है। एक जनता द्वारा चुना जाता है, और दूसरा क्या होता है? नामांकित किया जाता है। पार्लियामेंट संसद में कौन नामांकित करता है? अभी संसद में राष्ट्रपति करते, और किसी राज्य में कौन नामांकित करेगा? राज्य में राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल करता। तो ये सब आगे पढ़ेंगे, अभी बस ऐसे ही बता दिए। अब लोकसभा में बता दिए, तो राज्यसभा में भी अब बता देना कि राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं। राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य होते हैं, ये भी अब बता दो जल्दी से। तो राज्यसभा में 250 मेंबर होते, 255, जिसमें से 12 मेंबर्स को क्या करता है? राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। और इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 238। 238 को चुनकर आया, इलेक्ट होकर आते हैं। यहां से एक चीज समझ में आ गया, निर्वाचित और नामांकित के बीच में अंतर आता। अब देखिएगा, आप लोग ने कभी राज्यसभा के इलेक्शन में वोट किया है क्या? कभी नहीं किया होगा आप लोगों ने। तो मगर वो भी यहाँ पे चुन के आ रहे हैं, वो भी यहाँ पे इलेक्ट चुन कर आ रहे हैं, निर्वाचित होकर आ रहे हैं। और लोकसभा में भी निर्वाचित होकर आ रहे हैं। लोकसभा में आपने लोकसभा के सांसद को आपने चुना, राज्यसभा के सांसद को आपने नहीं चुना, फिर भी दोनों निर्वाचित कैसे कहे जा रहे हैं? तो यहाँ पर निर्वाचन का भी दो तरीका होता है।
एक होता है प्रत्यक्ष रूप से, एक क्या होता है अप्रत्यक्ष रूप से। पहले धीरे धीरे ना कॉन्सेप्ट सबसे जरूरी होता है कोई सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ना, कि जो बेसिक चीज हो, जो कॉन्सेप्ट हो वो हमारा क्लियर होता चला जाए, तब जाकर के आगे पढ़ने में अच्छा लगता है। एक क्या होता है अप्रत्यक्ष रूप से। तो प्रत्यक्ष रूप से हम लोग किसको वोट करते हैं? आप लोग अपने इलाका के विधायक चुनते होंगे प्रत्यक्ष रूप से, सांसद चुनते होंगे, जिसे जा करके आप मतदान में उनके नाम पर मत चुनते, अपने गांव का मुखिया चुनते होंगे और बाकी सारी चीज चुनते होंगे। प्रधानमंत्री कभी आपने चुना है? क्या आपने कभी नरेंद्र मोदी को वोट दिया? नहीं ना। आप एक सांसद को चुनते और सांसद क्या करता, अपना सभी सांसद मिल करके अपना एक प्रधानमंत्री, अपना एक नेता चुन लेता जो कि वो विधायक या सांसद दल को चलाता हो। तो ये क्या हो गया, एक हो गया प्रत्यक्ष हो गया और दूसरा क्या हो गया अप्रत्यक्ष हो गया। तो इतने देर में, इतने समय में हमने दो चीज समझा कि निर्वाचित क्या होता और नामांकित क्या होता। अगर कोई व्यक्ति निर्वाचित है तो निर्वाचित भी दो तरीके से होता है, एक हो गया प्रत्यक्ष रूप से और एक क्या हो गया अप्रत्यक्ष रूप से। चलिए अब उस पेज में आते हैं और अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले क्या था, राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन हम समझ गए जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से करती, राष्ट्रपति को हम नहीं चुनते। आगे देखते हैं, बल्कि एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता। अब यहाँ पे एक शब्द आ रहा है निर्वाचन मंडल, इसको समझना पड़ेगा। और आगे देखते, इसमें निम्न लोग शामिल होते हैं। जैसे निर्वाचन मंडल हो गया, जैसे स्कूल में होता है ना कि आप लोग, जब हम लोग 9th-10th में पढ़ते थे तो एक होता था कि एक मॉनिटर बना दिया जाता था, एक कोई मतलब खेल का जो सामान होता है उसका ध्यान रखने वाला, एक किसी चीज का ध्यान रखने वाला, एक पेंटिंग वाला वगैरह वगैरह बना दिया जाता था। तो वो क्या करते थे, सारे बच्चे उनको रिपोर्ट करते थे, मतलब वो एक मंडल था। जैसे सर होते सबसे ऊपर, सर के नीचे क्या होता है, बच्चों का एक समूह बना दिया जाता है। जैसे क्या है मॉनिटर, ये क्या हो गया, मान लो खेल मंत्री हो गया, जो खेल का सारा सामान का ध्यान देगा, उसको खेल मंत्री 1 मिनट के लिए बोल देते। और एक मान लो जो सारा पढ़ाई वाला कुछ ध्यान देगा, उसको कुछ बोल देंगे। तो क्या होगा, अगर आपको खेल के संबंधी कुछ बात करनी तो आप किसको बोलोगे, खेल मंत्री को जाकर स्कूल में बोलते थे। उसी तरह एक निर्वाचन मंडल होता है जिसमें राष्ट्रपति को जो जो व्यक्ति सेलेक्ट करते उसमें शामिल होते। अब देखना है निर्वाचन मंडल में कौन कौन से मेंबर होते हैं। तो निर्वाचन मंडल में संसद के सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद में कितने सदन होते थे, अभी हमने बताया था 2 सदन। दोनों सदनों के कितने सदस्य, निर्वाचित सदस्य। अब आप बताओ संसद के दोनों सदन मिलाकर के टोटल कितने सदस्य होते हैं। लोकसभा के कितने सदस्य हो गए, 550, प्लस राज्यसभा के कितने सदस्य हो गए, 250। तो आपको अगर पूछे पार्लियामेंट के मतलब हमारे संसद में कितने सदस्य हैं, तो आप कितना बोलोगे, 800 होंगे ना। जोड़ लेना खुद से, 800 सदस्य हमारे क्या संसद में, 800 सदस्य। अगर हम पूछा जाए इसमें से कितने सदस्य निर्वाचित है, जिसे आप जनता द्वारा चुना जाता, तो 550 के 550 संसद में निर्वाचित है, क्योंकि जो पहले 552 था जिसमें 2 एंग्लो इंडियन हुआ करता था उसको हटा दिया गया। तो अब टोटल 550 बने, मतलब संसद में सारे के सारे सदस्य निर्वाचित है। और लोकसभा और राज्यसभा में कितना है, 250 है। 250 में से 12 सदस्य जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं, मतलब 238 सदस्य क्या है, निर्वाचित है। मतलब कि बस अगर 12 सदस्य को हम हटा दें, एक सेकेंड, अगर हम 12 सदस्य माइनस कर दें तो 800 में से 788 सदस्य क्या करते, संसद के राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना रोल प्ले करते। तो पहला चीज, राष्ट्रपति को कौन सेलेक्ट करता है, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, नामांकित सदस्य नहीं, पहला चीज यहाँ ध्यान देना। फिर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा कौन, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यहाँ पे दिल्ली और पुडुचेरी, आप यहाँ के एक नाम और ऐड कर लो, जम्मू कश्मीर। ये मेरा बुक पहले का है इसलिए इसमें नहीं दिया हुआ। तो जम्मू कश्मीर, 3 केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना रोल प्ले करते। अब आपको एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, 2 चीज कंफ्यूजन होगा कि हम जैसे संसद बोले
तो संसद में तो दो हाउस होता है, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो दोनों के सदस्य इसमें भाग लेते। और राज्य में भी तो दो हाउस होता है ना, राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, तो यहाँ भी दोनों के सदस्य भाग लेने चाहिए, मगर सिर्फ राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्यों भाग लेते हैं, ये अभी हम समझेंगे। और यहाँ पे एक चीज और आपको दिक्कत होगा कि केंद्र शासित प्रदेश तो भारत में अभी तकरीबन 8 है ना, तो 8 भाग ना लेकर सिर्फ 3 ही क्यों भाग लेते, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। तो इसका आगे हम नीचे बताते हैं, आप बस अच्छे से ध्यान दीजिए। बस हाँ, अभी इतना ध्यान दे लीजिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी व जम्मू कश्मीर के निर्वाचित सदस्य। तीन जगह के लोग भाग लेते हैं। इतना आपको याद कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज कर करके लिख लो, ज्यादा आसानी होगा कि आप अगर आपके पास लक्ष्मीकांत का बुक रहे तो आप सामने खोल लो और बुक में देखो और पढ़ने का प्रयास करो, उससे आपको ज्यादा आसानी मिलेगा। उसके नीचे हम लोग देखते हैं, जिससे ये वाला बात हम जो दो बात बोले ना जिसमें कंफ्यूजन आ रहा वो क्लियर हो जाएगा। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से, धीरे से पढ़ेंगे एक बार और ध्यान से पढ़ेंगे इसको। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य भी समानता हो। जैसे कि यहाँ अगर राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य है तो आपको लगेगा कि यहाँ राज्य विधान परिषद भी आना चाहिए था, मगर हमारे देश में अभी 6 ऐसे राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है। मात्र हमारे देश में 6 राज्य हैं जिसके पास क्या है, विधान परिषद। और टोटल राज्य कितना है हमारे देश में, कमेंट में बताइए आप लोग। मात्र 6 राज्य है जिसके पास अपना विधान परिषद है। लिख देते हैं कौन कौन सा। एक तो बिहार है, एक यूपी है उत्तर प्रदेश, एक आंध्र प्रदेश है, एक तेलंगाना है, एक महाराष्ट्र है, एक का नाम अभी दिमाग से उतर रहा है, और एक कर्नाटक है। हमारे देश में बस 6 राज्य हैं जिसके पास अपना विधान परिषद। एक बिहार हो गया, एक यूपी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगर हम यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो। यहाँ समान रूप से हम ध्यान, समान रूप से जो लिखा हुआ है इस पर गौर करेंगे। विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व तो क्या है, समान रूप से हो। और अगर हम विधान परिषद को भी ये रोल दे दे कि वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले, इन 6 राज्यों को राष्ट्रपति चुनने का ज्यादा अधिकार मिल जाएगा। इन 6 राज्य के ज्यादा सदस्य राष्ट्रपति को चुनने में अपना योगदान दे पाएंगे, तो बाकी राज्यों के साथ अन्याय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि बाकी राज्यों के पास अपना विधान परिषद क्यों नहीं है। तो ये चीज ना हम आगे देखेंगे, जब राज्य विधान परिषद विधानसभा पढ़ाएंगे तो उसमें आगे देखेंगे। बस अभी इतना समझ ले कि बस 6 राज्य जिसके पास अपना विधान परिषद है, और इसलिए विधान परिषद को राष्ट्रपति चुनने का अधिकार नहीं दिया गया क्योंकि बाकी राज्यों के पास अपना विधान परिषद नहीं है। और इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित होती। तो आज पहला लेक्चर था इसलिए छोटा रहने देते,
अगले क्लास में हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को चुनने के लिए कौन कौन सी एलिजिबिलिटी, क्या कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव कैसे लड़ सकता है, क्या हम जाकर के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं क्या, उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, मिनिमम जरूरी क्या है, ये सब अगले क्लास में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति कौन बनता है, फिर आगे जाकर के राष्ट्रपति के बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज जितना हमने पढ़ा उसके हिसाब से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो यूपीएससी में पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन। अब आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, अगले क्लास में हम इसको अच्छे से इसका चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं, हमने पढ़ा था ना, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जनता भाग नहीं लेता, जनता के जगह पे एक निर्वाचन मंडल भाग लेता, तो उस निर्वाचन मंडल के कौन कौन से सदस्य नहीं होते। यूपीएससी में ना बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आते होते हैं, मगर क्वेश्चन गौर से नहीं पढ़ते, उस कारण उनके आंसर गलत हो जाते हैं। यहाँ जैसे कि कोई जल्दी में क्वेश्चन पढ़े तो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं, मगर यहाँ पर एक नहीं दे दिया गया है कि निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन नहीं होता, कौन नहीं होता अर्थात कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता। पहला ऑप्शन है कि 12 राज्यसभा के नामांकित सदस्य ये भाग लेते या नहीं लेते, दूसरा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, चौथा विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन है 1, 2 और 3, चारों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं। एक हो सकता है कि चारों राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन 1 और 4 राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, या फिर तीसरा ऑप्शन है 2 और 4 राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, या फिर 2, 3 और 4 ये तीनों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अगले क्लास में हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर आपको पॉलिटी पढ़ना है तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, हर दिन एक निश्चित टाइम पर एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।